नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का आज स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, आप सभी का टीटी फैमिली पर जोरदार स्वागत है। संस्कृत पेडागोजी के संस्कृत शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। और आज भी हम कल के जैसे हमने प्रैक्टिस सेट किया था, 20 क्वेश्चन किए थे। आज भी 20 क्वेश्चंस करेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे जिस प्रकार से आपके एग्जाम पर या पेपर पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके पहले अगर आज के पेपर का एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और ज़रूर देखिएगा। और इसके पहला प्रैक्टिस पेपर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे दिया गया है, ज़रूर जाके विजिट कीजिएगा, देखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। चलिए शुरुआत करते हैं 20 प्रश्नों में से। पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है और ये कल हमने सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में दिया था। और ये प्रश्न साथियों और कहीं आपके ये MPTT जो है 2019 पर पूछा गया प्रश्न है। आइए जान लेते हैं ग्रेड 2 में क्या प्रश्न है पूछा गया था कि अत्र बालस्य स्थानम मुख्य तथाम शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्तते। अर्थात साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि जो बालक हैं, बालक जो है प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र रूप से सीखता है। ये किसका कहना है? आदर्शवाद का, प्रकृतिवाद का, यथार्थवाद का या प्रयोजनवाद का? कहते हैं ना, हम बाल विकास में पढ़ते हैं या आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी। इसी प्रकार से संस्कृत में पूछा गया था कि किसका मानना है कि बालक प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र रूप से सीखता है। तो साथियों यह आपके प्रकृतिवाद। जी हाँ, अत्र बालस्य स्थानम मुख्य तथा शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्ते प्रकृतिवादे। अर्थात प्रकृतिवाद में बालक का स्थान मुख्य एवं शिक्षक का स्थान गौण होता है। प्रकृतिवाद में क्या होता है? बालक का स्थान जो है मुख्य होता है और शिक्षक का स्थान जो है गौण रूप में होता है। किसमें होता है? प्रकृतिवाद में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न साथियों दिया गया है कि छात्रस्य स्वहृदयस्य विचारां क्या भाषायां सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। अर्थात साथियों छात्र जो है अपने हृदय अथवा मन के विचारों को किसे आसानी से प्रकट कर लेता है? आपके प्रांतीय भाषा, राजकीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा को? देखिए, जब भी स्वहृदय बालक के या बालक बालिका के छात्र के स्वहृदय के विचार की बात करते हैं, जी हाँ, छात्र अपने बालक बालिका अपने हृदय अथवा मन के विचारों को जो है वह मातृभाषा में ही आसानी से प्रकट कर सकता है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है कि संस्कृत भाषाया शिक्षणम कथम भवेत्। अर्थात संस्कृत भाषा शिक्षण जो है किस प्रकार से होती है? तो संस्कृत भाषा जो शिक्षण की बात करेंगे तो संश्लेषण से विश्लेषण के प्रति, सरल से कठिन के प्रति, कठिन से सरल के प्रति या सूक्ष्म से स्थूल के प्रति होती है। देखिए, अगर संस्कृत भाषा की बात करें, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज जो है जिस शिक्षण के लिए होती है या जिस शिक्षण के प्रति होती है वह होती है सरल से कठिन के प्रति। जी हाँ, संस्कृत भाषा में शिक्षण का सरलता से दोहरता की ओर अक्सर होता है या कठिन के प्रति होता है। तो सरल से कठिन के प्रति की बात करेंगे, ठीक है। और संस्कृत भाषा हिंदी की जननी मानी जाती है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ है अस्ति। अर्थात साथियों पूछा जा रहा है कि संस्कृत भाषा में शिक्षण कार्य जो है यहाँ पे पूछा अगर आ रहा है कि शिक्षणम इति पदस्य यह पर्याय अस्ति। जो शिक्षणम पद है, शिक्षणम में जो है ये का पद का पर्याय पूछा जा रहा है। तो शिक्षण पद का आशय किससे होता है? तो सभी जानते हैं शिक्षण पद के आशय से ज्ञान संक्रमण। जी हाँ, शिक्षण पद का आशय ज्ञान के संक्रमण से है। आज शिक्षा की यही अवधारणा हो गई है कि एन केन प्रकारेण, यह आपने शब्द पढ़ा होगा। कौन सा शब्द पढ़ा होगा? एन केन प्रकारेण विषय विशेष का ज्ञान वर्जित कर अपनी जीविका का साधन बनाता है, जबकि शिक्षा सामाजिक एवं समाज के साथ राष्ट्र के उत्थान का मानदंड भी होना चाहिए। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षा बंधु हैं, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा।
अगला प्रश्न है साथियों, 5वां प्रश्न दिया गया है कि कच्छा अनंतरीतैः यह लाभैः वर्तते सह अस्ति। अर्थात साथियों यहाँ पे पूछा गया कि कक्षा में निरंतर आने से जो लाभ मिलता है वह क्या मिलता है। अगर कोई बालक बालिका है, कक्षा में निरंतर अगर वह आ रहा है, ठीक है, तो उससे बच्चे को लाभ क्या मिलता है। तो उससे बच्चे को जो लाभ मिलता है वह छात्राणाम अनुशासन लाभ है। छात्रों को अनुशासन का लाभ होता है। शिक्षकस्य कार्यभारस्य न्यूनता, शिक्षक का कार्यभार कम होता है। अध्यापकस्य अनुपस्थितौ अपि शिक्षण कार्यम, अध्यापक के अनुपस्थित रहने पर भी शिक्षण कार्य होता है। तो उपरोक्त सभी कार्य जो है ये हमारा दिया गया है। कक्षा में निरंतर आने से लाभ ये सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी लाभयंती। 6वां प्रश्न दिया गया है कि अदस्नेषु किम भाषा अधिग्रहण अधिगम्यो मूलभूतम पार्थकम वर्तते। अर्थात साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से जो है भाषा अधिग्रहण और अधिगम में मूलभूत जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। पार्थक्यम वर्तते आप लोग समझ गए होंगे। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा भाषा या सम्मुखम। जी हाँ, भाषा या सम्मुखम भाषा अधिग्रहण अधिगम्यो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया है कि मातृभाषा संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखितेषु का उक्ते चा समीचीना। अर्थात साथियों मातृभाषा जो है संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टि से, जी हाँ, मातृभाषा में जो है संसाधन रूप के प्रयोग दृष्टि अगर देखा जाए तो कौन सी उक्ति जो है यहाँ पे समीचीनम यानी कि अच्छी मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है द्वितीय भाषायाः उपेक्षम कर्तुम मातृभाषा सहाय्यम करोति। अर्थात साथियों आप जानते हैं कि शिक्षक को जो है पठन कार्य करते समय द्वितीय भाषा की उपेक्षा करके मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पठन कार्य में मातृभाषा सहायक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है और बालक मातृभाषा में कम समय में अधिक सीख पाता है। क्योंकि बच्चा का जो परिवार है, समाज है, वह अपनी मातृभाषा से सीख कर आता है और वह भाषा उसको अच्छी लगती है, प्रिय होती है, अच्छे तरीके से समझ पाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जो 8वां प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है और आप लोग फीडबैक कीजिएगा। प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णमस्ति। अर्थात साथियों यहाँ पे पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा समृद्ध वातावरण। ठीक है, भाषा से समृद्ध संपन्न वातावरण प्राथमिक स्तर बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि आपका व्याकरण का ज्ञान। ठीक है, तो व्याकरण का ज्ञान नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्व भाषा समृद्ध वातावरण हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषा वादह नाम किम। अर्थात समझ गए होंगे कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषा वाद का तात्पर्य क्या होता है। नाम किम, किस नाम से बुलाया जाएगा, क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है। तो प्रथमम मातृभाषायाः अधिगमैः तदंतरम अधिकानाम भाषाणाम योगैः। अर्थात साथियों मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद से तात्पर्य क्या होता है कि पहले बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रथमम मातृभाषा या अधिगम, पहले बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बाद ही अधिक भाषाओं का योग सिखाना चाहिए। तदंतरम अधिकानाम भाषायाम योगैः, उसके बाद अधिक भाषाओं का योग सिखाना, पहले मातृभाषा या अधिगम। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सामाजिक विनिमय इति सिद्धांत केन संबंध। देखिए सामाजिक विनिमय जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, आपके स्किनर से, वाइगोस्की से, कोहल वर्ग से या पार्नी से संबंधित है। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार मैं बाल विकास पर जिक्र कर चुके हैं। जब भी सामाजिक शब्द आए एक ही ऑप्शन रटिएगा, वाइगोस्की महोदय। जी हाँ, जब भी समाज का जिक्र होता है वाइगोस्की महोदय को जिक्र कर लीजिएगा। जी हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक विनिमय
सिद्धांत के संबंधित है आपके वाइगोस्की महोदय जी हैं। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत वाइगोस्की से संबंधित है। वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विशेषण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है साथियों, नोम चॉम्स्की मतानुसारम भाषाया कृते बालानाम सहजता दक्षता अस्ति। देखिए, नोम चॉम्स्की के मतानुसार जो है भाषा जो है किस प्रकार जो है सहजता से दक्षता हासिल कर लेते हैं। बालक जो है किस प्रकार से जो है सहजता से दक्षता हासिल कर लेते हैं। चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है और उन्हें बताया कि बालक कैसे अच्छा एवं सहज सीखता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अधिग्रहणश। चॉम्स्की के मतानुसार भाषाया कृते बालानाम सहज दक्षता अधिग्रहण अस्ति हो जाएगा। अधिग्रहणश की बात करेंगे, अर्थात चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो चॉम्स्की ने किसका सिद्धांत दिया है? भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, पावलोव महोदयेन शास्त्रीय अनुबंधनस्य प्रयोगैः सर्वप्रथम परीक्षणं कस्मिन् कृतम्। पावलोव महोदय जी ने शास्त्रीय अनुबंधन में या शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस पर किया? तो देखिए, आप जानते हैं कि पावलोव की अगर बात करते हैं, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, लेकिन कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं ये आपको नहीं पता है? अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर दिए होंगे सुन के। जी हाँ, संस्कृत में कुत्ते को शुनके बोला जाता है। तो विद्यार्थी भाषाएं व्यवहारश आकलनार्थम की बात करेंगे। ठीक है, तो पावलोव महोदयेन शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोगई है कुत्ते पर किया है और संस्कृत में कुत्ते को शुनके बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण। देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? मूल्य निर्धारक श्रेणी, पत्राधानम, वार्तालाप या चिन्हांकन सूची की बात करेंगे। चेक लिस्ट जिसे हम बोलते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। आपका अपना परिवार, टीटी फैमिली, शिक्षकों का परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, सभी कमेंट आ चुका है आप लोगों का कि इनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है वह होती है पत्राधान, पोर्टफोलियो। या आपने पढ़ा होगा पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, तो हिंदी और आपके भाषा में पोर्टफोलियो संबंधित एक प्रश्न जरूर आ जाता है। तो पोर्टफोलियो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण जो होता है, पोर्टफोलियो आपके क्रेडेंशियल्स और शिक्षण अनुभव का एक संग्रह है। एक पत्र बनाना आपको अपने शिक्षण कौशल और प्रशासन और संभावित नियोक्ताओं से पहले अपनी योग्यता दिखाने के लिए अनुमति देगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो से संबंधित हम बात करेंगे। और 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। आइए जान लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर है, निम्नतर कक्षासु अत्यंत अनुप्रसिद्ध कविता नाम उपयोगैः कृते यतः। अर्थात साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नतर कक्षा में अत्यानुप्रासिक या अत्यानुप्रासंगिक कविता का उपयोग जो है करने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? ताभी विद्यार्थिनम लक्ष्य भाषा भाषितुम असुरम प्रवृत्तुम। तब जो है विद्यार्थियों में लक्ष्य भाषा का अवसर प्राप्त करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कह उच्यते। देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि जो है सबसे उचित सभी लोग पता है, भंडारकर विधि की बात करेंगे। और भंडारकर विधि के बारे में पढ़ लीजिएगा, संस्कृत में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और भंडारकर विधि पर आश्रित 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नोट कर लीजिएगा, मार्गोपदेशिका प्रवेशिका। और दूसरी जो पुस्तक है वह आपकी है संस्कृत मंदिरांतरी है। मार्गोपदेशिका प्रवेशिका, संस्कृत मंदिरांतरी, दो ये भंडारकर विधि पर आश्रित 2 पुस्तकें हैं। और देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि ही भंडारकर विधि है। अनुवाद विधि का नाम भंडारकर विधि है, भंडारकर विधि का नाम अनुवाद विधि। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकेले द्वारा प्रदत्त शिक्षा पद्धति का निरंतर विकास हुआ। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा
पश्चात प्रणाली का आश्रय करके संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए एक नवीन विधि का आविष्कार किया गया। इसी नवीन विधि का नाम भंडारकर विधि है, जिसके 2 आश्रित पुस्तकें हैं। पहली है मार्कोपदेशिका प्रवेशिका, दूसरी है संस्कृत मंदिरांतरी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्यम ततः लिखित कार्यम च भवेत इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षणम सिद्धांतैः है। सभी कमेंट कीजिएगा। अर्थात यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले जो है यहाँ पे मौखिक कार्य होता है और उसके बाद लिखित कार्य होता है। तो यह जो नियम है संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत का, यह जो नियम है किस भाषा शिक्षण के सिद्धांत पर है, तो यह हो जाएगा अनुपात क्रमश। ठीक है, तो संस्कृत भाषा शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य, उसके बाद अगर लिखित कार्य होता है तो यह नियम संस्कृत भाषा शिक्षण का अनुपात क्रम का सिद्धांत कहला जाएगा। अगला है संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासः स्यात्। संस्कृत शिक्षण के प्रयास को क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे बोला जाएगा बहुमुखी। जी हाँ, संस्कृत शिक्षण प्रयास ही बहुमुखी स्यात्। संस्कृत शिक्षण यह संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रयास बहुमुखी होना चाहिए। अध्यापक को शिक्षण इस प्रकार करना चाहिए जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला प्रश्न है व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधेय भवति, तो हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। जी हाँ, जब भी देखिए व्यवहार कौशल जो होता है, अगर आप व्यवहार का प्रत्यक्ष परिणाम मिलता है, अगर आप किसी के सामने अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगर आप प्रत्यक्ष परिणाम पाना चाहते हैं व्यवहार, तो आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अर्थात व्यवहार कौशल इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मादि विधेय भवति, वह होगी आपकी प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए प्रकृति विधि जो होती है निर्वाद विधि के नाम से जानी जाती है, और इसी दिन बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। जी हाँ, एक ऐसी विधि है जो व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा सिखाई जाती, वह है प्रकृति विधि या निर्वाद विधि। ये विधि को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ, ऐसी विधि है जो व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। अर्थात इस विधि में भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रोफेसर वीपी वकील महोदयन कह विधि प्रतिपादित है। तो प्रोफेसर वीपी वकील जो महोदय जी हैं, इन्होंने किस विधि का प्रतिपादन किया है, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन किया है। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, प्रोफेसर वीपी वकील महोदय जी प्रत्यक्ष विधि प्रतिपादिक विधि अस्ति। जी हाँ, सभी नोट कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि को सुगम, प्राकृतिक एवं मातृभाषा पद्धति भी कहते हैं। जी हाँ, प्रत्यक्ष विधि को क्या क्या कहा जाता है, सुगम, प्राकृतिक एवं मातृभाषा पद्धति भी कहते हैं। और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए किया जा रहा है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी के लिए किया गया था। और इस प्रैक्टिस पेपर का 20वां प्रश्न है हर्बटी पंचपदी इत्यस्य विधि विकसितम रूपम। देखिए हर्बटी पंचपदी विधि का विकसित रूप कौन सा है, विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि या व्याख्या विधि। जी हाँ, और ये आपके लिए मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसका आंसर जो आपके नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। तो आज हम कल के 20 और आज के 20 टोटल 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हैं। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी जो फीडबैक मिला है आप लोगों को जिनका एग्जाम हुआ है। ठीक है, और बाकी सभी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। और डेली एनालिसिस देखने के लिए चैनल को जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो क्लासेज हैं, क्योंकि ये टीटी फैमिली है, केवल आपका परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। जी हाँ, जल्दी मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।